Hello learners, welcome back to this new video that is Say's Law of Market पार्ट 2। इससे पहले हमने वीडियो में पार्ट 1 किया था, इसमें हम पार्ट 2 कर रहे हैं। मॉडर्न एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ, इम्प्लीकेशन ऑफ द लॉ एंड क्रिटिसिज्म्स ऑफ द लॉ। इससे पहले पार्ट में हमने किया था से का नियम, उसकी एजम्पशंस और एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ, और इसकी हमने बार्टर सिस्टम के साथ से का नियम किया था और एक मॉनेटरी सिस्टम किया था। और इस पार्ट में कुछ मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने भी से के जो नियम है उसकी मॉडर्न एक्सप्लेनेशन दी है, वो हम करेंगे इसमें। तो सबसे पहले है मॉडर्न एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ। तो दो इकोनॉमिस्ट, एक ऑस्कर लैंगेज एक्सप्लेनेशन और एक पीगू, दो इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने से के नियम की मॉडर्न एक्सप्लेनेशन दी है, अलग अलग से व्याख्या की है। तो सबसे पहले हम करते हैं ऑस्कर लांगेस एक्सप्लेनेशन। तो ऑस्कर जो लांगे हैं वो क्या प्रेजेंट करते हैं, सेज लॉ इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी इक्वेशन। तो आइडेंटिटी इक्वेशन क्या होता है कि एग्रीगेट दो आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं या जो दो पार्ट्स हैं वो इक्वल होंगे, विच रिप्रेजेंट टू अल्टरनेटिव्स विच आर इक्वल विदाउट एनी कंडीशन, की कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी और वो इक्वल होंगे। तो इसे इक्वालिटी आइडेंटिटी इक्वेशन से अप्लाई किया है। तो ये जो हमारा है ना सिंबल है, ये जो सिंबल यहाँ पर इक्वल टू के साथ ही एक और बार लगाया है, तो दिस इज द सिंबल ऑफ आइडेंटिटी इक्वेशन। आइडेंटिटी इक्वेशन रिप्रेजेंट्स दैट टू अल्टरनेटिव्स विच आर इक्वल विदाउट एनी कंडीशन, की कोई भी उनके ऊपर कंडीशन नहीं होगी तब वो इक्वल होंगे। जैसे कि ऑस्कर लैंगे कहते हैं एग्रीगेट डिमांड एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज आइडेंटिकल विद एग्रीगेट सप्लाई एक्सपेंडिचर, की वो आइडेंटिकल है, इक्वल है विदाउट एनी कंडीशन, की कोई भी शर्तें लागू नहीं होंगी। इसका मतलब है कि यदि कुल मांग और कुल पूर्ति बराबर होते हैं लेकिन वहां पर कोई भी शर्त नहीं है कि बराबर हैं तो बराबर हैं, इसका मतलब भी बिना शर्त के कुल मांग कुल पूर्ति के समरूप होती है, उसके आइडेंटिकल समरूप समरूप आइडेंटिटी इक्वेशन भी से बोला गया है, जिसे कि हम डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। ओ वाई एक्सिस पर एग्रीगेट डिमांड, ओ एक्स एक्सिस पर एग्रीगेट सप्लाई। तो जितनी एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होती है उतनी ही एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है विदाउट फुलफिलिंग एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशंस को फुलफिल किए बिना। तो जो आइडेंटिटी इक्वेशन है वो क्या है कि दो एग्रीगेट्स इक्वल हो सकते हैं विदाउट एनी कंडीशन, की बिना किसी शर्त के, कि कोई शर्त पूरी किए बिना ही जो दो विकल्प हैं, दो वेरिएबल्स हैं, वो आपस में इक्वल हो सकते हैं, आइडेंटिकल हो सकते हैं। तो ये तो हमारी थी ऑस्कर लैंगे की। उसके बाद जो पीगू की इक्वेशन है वो क्या कहते हैं, पीगू फॉर्मुलेटेड सेज लॉ इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वालिटी इक्वेशन। उन्होंने इक्वालिटी इक्वेशन दी है, समानता समानता इक्वेशन दी है। उनके अकॉर्डिंग एन इक्वालिटी इक्वेशन इज दैट इक्वेशन दैट रेफर्स टू टू सच अल्टरनेटिव्स दैट आर इक्वल टू ईच अदर ओनली इफ सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल। कहते कि दो जो अल्टरनेटिव्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं, वो इक्वल होंगे लेकिन कुछ कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। तो इक्वालिटी इक्वेशन इस को इन्होंने टू पैरेलल लाइन से शो किया है, और जबकि जो इससे पहले हमने आइडेंटिटी इक्वेशन की थी उसमें थ्री पैरेलल लाइंस थी। So, according to Pigou, Say's law applicable in certain conditions only, कि से का लॉ अप्लाई होगा लेकिन कुछ कंडीशंस अप्लाई होंगी, तभी कुछ शर्तें फुलफिल होंगी तभी से का नियम अप्लाई होगा। दिस लॉ विल अप्लाई ओनली व्हेन वेज रेट इन लेबर मार्केट एंड इंटरेस्ट रेट इन मनी मार्केट आर परफेक्टली इलास्टिक। तो दिस इज द कंडीशन, ये कंडीशन है कि लेबर मार्केट में वेज रेट और इंटरेस्ट रेट इन मनी मार्केट वो परफेक्टली इलास्टिक। तो दीज आर द डिफरेंट कंडीशन। इन दिस सिचुएशन एग्रीगेट डिमांड विल बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है वो बराबर होंगे। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू इक्वालिटी कंडीशन ऑफ पीगू, जो पीगू की इक्वालिटी कंडीशन है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई ओनली इफ सम कंडीशंस आर फुलफिल्ड। वो केवल तभी इक्वल होंगी जब कुछ कंडीशंस फुलफिल होगी। अगर कोई कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो वो हमारी ऑस्कर लैंगे की है, क्योंकि वो ऑस्कर लैंगे हैं, वो आइडेंटिटी इक्वेशन से दिखाते हैं कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, वो तभी होगी विदाउट फुलफिलिंग एनी कंडीशन। लेकिन यहाँ पर जो पीगू है वो इक्वेशन लेकर चलते हैं इक्वालिटी इक्वेशन विद सम कंडीशंस। जैसे इसमें हमने लिया है according to Professor Pigou, Say's law corresponds to full employment situation alone.
एंड एन इकोनॉमी में सफर फ्रॉम पार्शियल इक्विलिब्रियम और देयर मे बी अनएम्प्लॉयमेंट इन द शॉर्ट रन में अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, बट इफ अनएम्प्लॉयमेंट परसिस्ट मनी वेजेस मस्ट फॉल, तो मनी वेजेस कम होगी, और जब मनी वेजेस कम होगी तो वो लेबर की ज्यादा डिमांड करेगा एम्प्लॉयर, और फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन फिर रिस्टोर हो जाएगी। तो इट मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट होगा या से का नियम लागू होगा, बट विद सम कंडीशंस, कुछ वहां पर कंडीशंस होंगी। तो इसे हम इक्वेशन से शो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पीगू। एन इज इक्वल टू, एन हमारे पास है यहाँ एम्प्लॉयमेंट, क्यू वाई इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज पेड एज वेजेस के रूप में जो हम इनकम पे करते हैं, एंड डब्ल्यू आपके पास है नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉय, जितने भी नंबर ऑफ वर्कर्स, सॉरी मनी वेजेस, डब्ल्यू है हमारे पास वेज रेट या मनी वेजेस, और एन है हमारे पास लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट या नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड। तो ये हमारे पास क्या है, जो क्यू वाई है दैट इज पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। अगर फॉर एग्जांपल वो 100 रुपी है, वेजेस है 10, तो एम्प्लॉयमेंट हमारी होगी 10। अगर वेजेस 10 to 9 हो जाती है, वेजेस कम हो जाती है, तो हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो 11 हो जाएगी, तो जो एम्प्लॉयमेंट है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो अब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो हमारी है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया, तो अब अगर हमें इक्विलिब्रियम में दोबारा से आना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे वेजेस यहाँ पर कम हुई, वेज रेट कम हुई, तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज किया जा सकता है वेजेस कम करके। तो इसका मतलब है कि रोजगार को अगर बढ़ाना है तो उसके लिए मजदूरी दर में कटौती करके रोजगार में वृद्धि की जाती है। तो इसे पीगू की जो ये पॉलिसी है, इसको हम वेज कट पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, और केन्स ने इसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया है। तो जो पीगू है वो भी कहते हैं कि से का नियम अप्लाई होता है, बट विद सम कंडीशंस, कि कुछ कंडीशंस अप्लाई होंगी तभी ये जो से का नियम है वो लागू होता है। इसके बाद है इम्प्लीकेशंस ऑफ द लॉ। इम्प्लीकेशंस क्या है, उसके निष्कर्ष क्या है से का नियम के। तो सबसे पहले है जर्नल ओवर प्रोडक्शन इज इम्पॉसिबल। तो जो अति उत्पादन है, ओवर प्रोडक्शन है, दैट इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू से। तो से कहते हैं कि देयर कैन नॉट बी जर्नल ओवर प्रोडक्शन बिकॉज सप्लाई ऑफ गुड्स विल नॉट एक्सीड डिमांड एज अ होल, क्योंकि उनका कहना है कि जितनी भी सप्लाई होती है वो सारी की सारी डिमांड कर ली जाती है। बट अ पर्टिकुलर गुड मे बी ओवर प्रोड्यूस बिकॉज द प्रोड्यूसर इनकरेक्टली एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट विच अदर्स वांट। कहते कि ओवर प्रोडक्शन हो सकता है लेकिन वो टेम्परेरी फिनोमिना है। For the excess production of a particular product can be corrected in time by reducing its production। तो कहते हैं कि उसको करेक्ट किया जा सकता है कि अगर कभी ओवर प्रोडक्शन हो भी जाता है तो वो टेम्परेरी फिनोमिना है, कि हमेशा ऐसा नहीं होगा। अदरवाइज इनका ये कहना कि सप्लाई अपनी डिमांड को क्रिएट कर लेती है। जर्नल अनएम्प्लॉयमेंट इज इम्पॉसिबल। तो जो बेरोजगारी है, जर्नल अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी है, वो भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि देर इज ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। इफ देर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी देन एक्स्ट्रा वर्कर्स शुड बी प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट। तो एक्स्ट्रा वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। बाय डूइंग सो देयर विल बी इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, एंड इंक्रीज प्रोडक्शन विल बी सोल्ड विच विल जनरेट एक्स्ट्रा इनकम, एंड पेमेंट टू बी एक्स्ट्रा लेबर कैन बी मेड आउट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम। तो जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा उस एक्स्ट्रा इनकम से ही जो एक्स्ट्रा लेबर लगाई गई है उसको पेमेंट कर दी जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट बीइंग न्यूट्रल। जो गवर्नमेंट है उसकी जो स्थिति है वो न्यूट्रल रहेगी। स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, द इकोनॉमिक एक्टिविटीज अचीव सेल्फ इक्विलिब्रियम। मनी ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो मनी का काम है वो केवल मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है। इट हैज नो फंक्शन एज स्टोर्ड वैल्यू एंड मेजर ऑफ वैल्यू। कोई भी मनी का ये फंक्शन नहीं है कि वैल्यू को स्टोर करना। सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी। तो जो अकॉर्डिंग टू से saving and investment are equal and this equality arise due to change in rate of interest। तो ये भी हमेशा बराबर रहती है। सेज की own implications क्या हैं? The extent of market should be wide so that whole supply of the commodity is being sold। तो जो मार्केट का साइज है, एक्सटेंट है, वो इतना वाइड है, ये इतना बड़ा होना चाहिए फ्री ट्रेड कि सारी की सारी जितनी भी सप्लाई होती है वो सारी बिक जाती है। एंड वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अदर पर्सन इनकम। तो एक व्यक्ति का जो एक्सपेंडिचर है वो दूसरे के लिए इनकम हो जाती है। एंड प्रोडक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन कंजम्पशन।
उनका ये मानना है कि जो प्रोडक्शन है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो प्रोडक्शन होगा लोगों को इनकम जनरेट होगी और उस इनकम को वो खर्च करेंगे, कंज्यूम करेंगे। तो दीज आर द डिफरेंट इम्प्लीकेशंस ऑफ सेज लॉ। नेक्स्ट वी हैव क्रिटिसिज्म्स ऑफ सेज लॉ ऑफ मार्केट। अब जितने भी केन्जियन इकोनॉमिस्ट हैं, केन्स है वो, और जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं वो से के नियम को क्रिटिसाइज करते हैं। तो इसका क्रिटिसिज्म क्या है? सप्लाई डजंट क्रिएट इट्स डिमांड, एज से सेड दैट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। लेकिन जो सप्लाई है वो अपनी डिमांड को क्रिएट नहीं करती, as therefore supply creates its own demand, but this proposition is not applicable to modern economics where demand doesn't increase as much as production increases। कहते कि डिमांड इंक्रीज नहीं होती जैसे ही प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू कंज्यूम ओनली दोज गुड्स विच आर प्रोड्यूस विद इन द इकोनॉमी। और ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि वही गुड्स सेल होंगी जो कि अर्थव्यवस्था में प्रोड्यूस हुई है, या उनकी ही डिमांड होगी जो कि प्रोडक्शन हुई है। तो इसका मतलब है जो सप्लाई है वो अपनी डिमांड को क्रिएट नहीं करती। नेक्स्ट है सेल्फ एडजस्टमेंट्स नॉट पॉसिबल। अकॉर्डिंग टू सेज लॉ, फुल एम्प्लॉयमेंट इज मेंटेन्ड बाय एन ऑटोमेटिक एंड सेल्फ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इन द लॉन्ग रन। से कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाता है, बट केन्स हैज नो पेशेंस टू वेट फॉर द लॉन्ग पीरियड, क्योंकि वो लॉन्ग पीरियड में विश्वास नहीं करते। अकॉर्डिंग टू केन्स इन लॉन्ग पीरियड वी ऑल आर डेड, सो इट इज नॉट द ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट प्रोसेस which removes unemployment, but unemployment can be removed by increase in the rate of investment। कि अगर हम इन्वेस्टमेंट अधिक करेंगे तभी इंक्रीज की जा सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जा सकता है। मनी इज नॉट न्यूट्रल, एज जो कि से हैं वो कहते हैं कि बार्टर सिस्टम भी है एंड इग्नोर्स द रोल ऑफ मनी इन द सिस्टम, एंड से बिलीव दैट मनी डजंट अफेक्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जबकि केन्स कहते हैं कि जो मनी है उसका जो रोल है वो इम्पॉर्टेंट है, वो केवल मीडियम ऑफ एक्सचेंज का ही काम नहीं करती, बल्कि वो होल्डिंग्स के लिए, बिजनेस मोटिव्स के लिए लोग उसको मनी को होल्ड करते हैं फॉर अनसीन कंटिजेंसी, वाइल बिजनेसमैन कीप कैश इन रिजर्व फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज। तो सिर्फ जो मनी है वो एक पैसिव फैक्टर नहीं है, बल्कि जो मनी है वो भी बहुत एक्टिव है। ओवर प्रोडक्शन इज पॉसिबल, एज से सेड कि जो ओवर प्रोडक्शन है दैट इज नॉट पॉसिबल, बट केन्स डजंट एग्री विद दिस प्रोपोजिशन। वो कहते हैं कि ऑल इनकम अक्रूइंग टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट स्पेंट, बट सम फ्रैक्शन आउट ऑफ इट इज सेव्ड विच इज नॉट ऑटोमेटिकली इन्वेस्टेड। कि जो अगर बचती भी है तो उसको क्या कर लिया जाता है, उसको सेव कर लिया जाता है, और जरूरी नहीं है कि सारी की सारी इनकम इन्वेस्ट ही की जाए। तो इसका मतलब ओवर प्रोडक्शन पॉसिबल है। तो अगर लोग सेविंग कर लेंगे, उसको खर्च नहीं करेंगे, तो आगे फर्दर प्रोडक्शन हमारे पास ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा, कुछ अनबिका स्टॉक रह जाएगा वो जो कि ओवर प्रोडक्शन का काम करेगा, और नेक्स्ट ईयर जो प्रोडक्शन है वो कम होगा। नेक्स्ट है हमारे पास अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। अकॉर्डिंग टू केन्स कहते हैं कि हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पर इक्विलिब्रियम नहीं रहता, बल्कि जो इक्विलिब्रियम है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, कि जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है वहां पर इक्विलिब्रियम फुल इक्विलिब्रियम से पहले ही हो जाता है। सो दिस इज सिंस द कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज डोंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू सेज लॉ एंड सप्लाई ऑलवेज एक्सीड्स इट्स डिमांड। Next है state intervention, and Say's law is based on the existence of laissez-faire policy, but Keynes has highlighted the need for state intervention in the case of general overproduction and mass unemployment। कि अगर किसी भी तरह की बेरोजगारी होती है, ओवर प्रोडक्शन होता है, तो सरकार को हस्तक्षेप करने की जरूरत है, और गवर्नमेंट ही इंटरफेयर करती है। तो जितनी भी अर्थव्यवस्था में सरकार मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज लगाकर ही क्या करती है, अर्थव्यवस्था को आगे चलाती है। और इसके अलावा जो से ने नियम वो लिए है, जितनी भी अजम्पशंस हैं तो उसको अनरियलिस्टिक बताया है। तो दीज आर द डिफरेंट क्रिटिसिजम्स ऑफ द लॉ, और दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।